हेलो दोस्तों, आप सबका एम एकेडमी नागौर में हार्दिक स्वागत है। आज अपन चलते हैं 9th-10th की ओर, और 9th-10th में ही उन टॉपिक की ओर चलते हैं जो कुछ सामान्य जो जानकारी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिनकी जानकारी होना आवश्यक है, उन टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं। तो आज मैं मोटा मोटी आपको स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, जिससे अपने भविष्य में ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको अपन जिनकी तैयारी करेंगे और उन एग्ज़ाम को अपन क्रैक भी करेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होगी। तो ऐसे एग्ज़ाम्स जो स्कॉलर बेस है जिनके अपन तैयारी करेंगे और अपने को भविष्य में उसका फ़ायदा मिले, एडवांटेज मिले, ऐसी चीज़ों के बारे में अपन 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जो अपने राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है आपके केंद्र सरकार, ये दोनों कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, उन सारी चीज़ों से संबंधित अपन आज है डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे इसी सेशन में। तो ऐसे एग्ज़ाम खूब सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन मोटा मोटी मैं एक एग्ज़ाम आपको बता रहा हूँ जो कम्प्लीटली अपने स्कॉलर बेस है, स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें आपको, और मोस्ट वैल्यूएबल एग्ज़ाम जिसे अपने कहते हैं वो है। ऐसे ही एक एग्ज़ाम का नाम है जो अपने इंडिया गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है NTSC, N फॉर नेशनल, T फॉर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इस एग्ज़ाम का पूरा नाम है। ये एग्ज़ाम आप पूरी लाइफ में 1 टाइम एक बार दे सकते हो। क्लास 10th में बहुत मीडियम वाले, किसी भी मीडियम के हो, और भी अलग अलग लैंग्वेज जो अपनी हैं इंडिया में 18-20 जो लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज में आप दे सकते हो 1 टाइम। एक 10th में, वैसे स्टेट में आपके 12th में भी एक होता है, वो STSC होता है, वो एक अलग मैटर है। अपन NTSC की बात करें तो 1 टाइम 1 एग्ज़ाम, 1 लाइफ, एक पूरे जीवन में आप है वो एक ही टाइम में ये एग्ज़ाम दे सकते हो, 10th क्लास में NTSC का एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम कैसा होता है और क्या इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है, कितना वैल्यूएबल है, ये सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम किस प्रकार सरकार कंडक्ट करवाती है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये एग्ज़ाम है 2 फेज में या 2 स्टेज में सरकार इसको कंडक्ट करवाती है। 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो स्टेट लेवल का होता है। सेकंड जो स्टेज होता है वो आपके नेशनल लेवल का होता है। 2 स्टेज में ये अपने एग्जाम है वो सरकार कंडक्ट करवाती है। 2 स्टेज कैसे कि एक स्टेट लेवल का, एक नेशनल लेवल का। अब स्टेट लेवल में क्या होता है कि अगर आप स्टेट वाला अगर फाइनल आप क्रैक कर लेते हो और इसमें आपके अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन आप सेकंड जो स्टेज होता है उसमें आप एंटर कर जाते हो। सेकंड स्टेज का जो पेपर होता है वो आपके होता है। अब इस पेपर के सिलेबस रिगार्डिंग अगर बात करें अपन, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए अपने को 2 स्टेज में ये आपके पेपर है वो होता है, एक स्टेट लेवल का और एक आपके नेशनल लेवल का। स्टेट लेवल का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है या पहला फेज है। तो पहले फेज में अगर आप पहला फेज क्लियर करने के बाद आप सेकंड में एंटर होते हो। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस 8th 9th 10th 3 क्लासों का लगभग, मोस्टली आपके 9th और 10th का
2 क्लासों का सिलेबस है आपके इसमें होता है। अब 2 क्लासों के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी बात करें तो सब्जेक्ट्स में अपन बात करें तो इसमें साइंस, सोशल साइंस जिसे आप एसएसटी कहते हो, और तीसरा आपके होता है मैथ। 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों सब्जेक्ट के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के 40, और एसएसटी की बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इसके भी 40, और मैथ का इसमें रेशियो कम रहता है, 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो 40, 40 और 20 यानी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट। दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट से अलग अपन बात करें तो मेट का, यानी ये दोनों स्टेज में जो पेपर होते हैं वो एक ही दिन पेपर होते हैं। पेपर का ध्यान रखना, पेपर है 1 डे, सिंगल डे में कुछ ड्यूरेशन होती है, बीच में घंटे आधे घंटे का गैप होता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। उस ड्यूरेशन के बाद में पहला पेपर, फिर उसके बाद में सेकंड पेपर। प्रत्येक स्टेज में एवरेज स्टेज जो आपके पहला स्टेज है इसमें और सेकंड स्टेज, दोनों स्टेज में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मेट का और दूसरा पेपर होता है सेट का। 2 पेपर होते हैं, मेट और सेट। तो सेट में तो ये सब्जेक्टिव जो आपके हो गए सब्जेक्ट से संबंधित साइंस, एसएसटी और मैथ का, और मेट का जो पेपर होता है वो जैसे नाम से आपको पता चलता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना। मेंटल से संबंधित अपने दिमागी तौर पर अपने कितने तेज हैं, ये दिमाग अपना कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके ये पेपर होता है। तो मेट का पेपर होता है वो भी आपके 100 नंबर का, और सेट का पेपर होता है वो भी 100 नंबरों का अलग जो मार्क्स है वो अलग है, 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सब्जेक्ट वाला जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या होता है, सेट में ये आएंगे साइंस, एसएसटी और मैथ, और मेट में आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में अब आपके मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई नॉर्मल चीज होती है, आपको ज्यादा उसमें दिक्कत वाला है ही नहीं। और मेट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी 100 है, यानी सेट के बराबर ही है। अगर किसी के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो मैथ नहीं आ रही है, मैथ का फोबियो है, तो फोबियो रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ही टोटल 20 ही है। एसएसटी का और साइंस का इसका रोल अच्छा है, 40 क्वेश्चन है। बाकी आपके मैथ के तो टोटली 20 क्वेश्चन है। और मेट में जो आपके टॉपिक होंगे वो जैसे आप मान लो मिरर का और रिलेशन बेस्ड है, आकृतियों का है, जो क्यूब वगैरह होते हैं इनके हैं। अब रिलेशन में क्या है कि वो किसी का नाना नानी ये लग रहा है तो उसके क्या लगेगा, वो उसके भाई की, बहन की, ताई की, ताऊ के, इस प्रकार के जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल एक बच्चा कर सकता है, जिसका मैथ से कोई लेना देना नहीं होता है। मिरर का दर्पण का होता है, कांच का है ना, कि भाई मैं सामने एक तरफ खड़ा हूं, मेरा हाथ इधर है, तो हकीकत में जो रियल कंडीशन बन रही है, स्ट्रक्चर बन रहा है, वो किस तरफ होगा। तो ये जो आपके मेट में जो है इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से इजी वे में वो मेट के क्वेश्चन है वो कर सकते हो, क्योंकि टोटली आपके आईक्यू लेवल बेस्ड है, जो आप इजी वे में कर सकते हो। अब अपन बात करते साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट। तो साइंस में आपके साइंस की अगर अपन बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री में, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री के आपके 13 क्वेश्चन, फिजिक्स के 13 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके हो गए 40 क्वेश्चन। तो साइंस के ये 40 इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिक्स में
बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हैं जो 9th के बेस के ही हैं, वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन हो गए आपके साइंस के। अब एसएसटी की अपन बात करें तो एसएसटी में भी आपके 40 ही क्वेश्चन है। अब ये 40 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो इसमें ये आपके फिक्स है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दूसरी आपके सिविक्स के दो या पॉलिटिकल, और इको यानी इकोनॉमिक्स, इसके भी फिक्स है क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के और 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, यानी टोटल आपके हो गए 40 क्वेश्चन। तो ये एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं। मैथ में भी आपके ज्योमेट्री और अलजेब्रा जो दो है, इन्हीं की क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाएंगे। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट रिलेटेड। दोनों स्टेज में दो दो पेपर होंगे, एक पेपर मैथ का होगा और दूसरा पेपर सेट का होगा। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, 1 डे, केवल एक ही दिन में। पहले आपके मैथ का फिर सेट का, ये पेपर होंगे आपके स्टेज फर्स्ट में, और स्टेज सेकंड में भी ऐसा सेम ही होगा। स्टेज सेकंड में आप तभी प्रवेश करोगे जब आप स्टेज फर्स्ट है वो आपकी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात होगी पेपर के सिलेबस की। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे कि भाई अगर अपन ये क्रैक कर लेते हैं, यानी कि अपने स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड है वो कवर हो जाता है। एक इसमें डेट में बताता हूँ, पेपर की जो डेट होगी वो स्टेज फर्स्ट है वो नवंबर के आसपास, लगभग नवंबर में होते हैं, और स्टेज सेकंड होगा वो मई जून के आसपास जो आपके है एग्जाम होगा। यानी इनके बीच में 3-4 महीने का 5 महीने का गैप होगा। उसी ड्यूरेशन में आपके रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे और वो आगे चलेंगे। तो ये तो हो गया आपके पेपर वगैरह कैसे क्या होंगे, कौन कौन सी चीजें आएगी। तो मैथ से घबराना नहीं है, बाकी भी कोई सब्जेक्ट है तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अपने कोई ज्यादा हाई लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेपर जो कब होंगे, नवंबर और मई के आसपास। एक नवंबर में होगा स्टेज फर्स्ट का और सेकंड का आपके अप्रैल मई के लगभग आपको। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, है ना, तो उसके बाद क्या होगा। तो क्रैक करने नॉर्मली अपने माइंड में आती है, इंडियंस हैं और राजस्थानी है तो अपने सीधा सा आता है कि भाई सर ये एग्जाम कर लिया, उसके बाद अपने को क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना, या कितने इसके पैसे अपने को मिलेंगे, क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि बिना फायदे अपन कुछ करते नहीं है। तो फायदे इसके अनलिमिटेड एडवांटेज हैं जिसकी आप इस लेवल पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा इसके फायदे हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटी इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप इस पे एग्ज़ाम को फाइट कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इसकी वैल्यू है एग्ज़ाम की वो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, बाकी वैल्यूज़ इतनी सारी है कि आप और मैं दोनों ही नहीं सोच सकते। खूब फायदे हैं इसके, जीवन में अपने कब इसका फ़ायदा मिल जाए वो अपने को ध्यान में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू। तो अगर आप ये 10th में एग्जाम क्रैक कर लेते हो उसके बाद क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो पहला फ़ायदा होता है 11th एंड 12th, 2 साल तक जब आप पढ़ते हो, इन 2 साल में क्या होता है आपको 1000 रुपये पर महीने, यानी 1000 रुपीज पर मंथ है आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती है। ध्यान रखना, पर मंथ, हर महीने 1000 रुपये हैं वो आपकी स्कॉलरशिप होती है 11th और 12th में। 2 साल तक ये आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है। अब अपन बात करें 11th 12th के बाद में, तो आफ्टर 12th यानी आपके यूजी में ग्रेजुएशन जब आप करते हो, अंडर ग्रेजुएशन जब आप होते हो, उस समय आपको है 2000 रुपये, 2000 पर मंथ है वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कब? यूजी, यानी आपके 3 साल तक जो आप ग्रेजुएशन करते हो, और अगर आप बीटेक वगैरह करते हो तो उसमें 4 साल हो जाती है। तो आपके यूजी में यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करोगे वहां तक आपको है 2000 रुपये पर महीने आपको मिलेंगे। आफ्टर यूजी यानी जब आप पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन,
तो उस समय आपको, और पीएचडी या एमफिल वगैरह जो भी आप करते हो, यानी आपके पीजी पीएचडी आगे के जो स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलनी है, 2000 पर मंथ से ज़्यादा ही मिलनी है। लेकिन जो आपके वो यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। हो सके वो उस समय 2000 कर दे, 3000 कर दे, 3500 कर दे, वो जो भी होगी वो यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये यूजी तक आपके 2000 है और इधर आपके 1000 यानी 1000 रुपये और 2000 रुपये पर मंथ है आपको मिलते हैं। पीजी में यानी आप जो एमए एमएससी एमकॉम जब भी करोगे उस समय जो यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको है वो पेमेंट है मिलता है, आपकी स्कॉलरशिप होती है वो मिलती है। ये तो हो गई फाइनेंशियली। अगर अपन बात करें पैसों के मामले में तो ये फायदा है सिर्फ आपके फाइनेंशियली, है ना। अब दूसरे फायदे इसके क्या है? दूसरा फायदा ये है कि अगर एक तो आप किसी बोर्ड का टॉपर होते हो, है ना, किसी भी बोर्ड में अगर आप राजस्थान में हो तो आरबीसी के टॉपर होते हो, है ना। और अगर आप आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, गुजरात में हो, तो हर एक राज्य के अलग अलग टॉपर, तो अपने इतने स्टेट हैं उन सारे राज्यों के कितने टॉपर हो गए, है ना। और दूसरे कहीं पे आपके तो भाई मैं क्लास टॉपर हूं, तो ये जो टॉपर होते हैं इसके बजाय जो एनसीईआरटी स्कॉलर जो स्टूडेंट होता है उसकी एक वैल्यू होती है वो अलग होती है। इसको हर एक जगह पे चाहे आप कहीं सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पे सीधे से आपकी प्रोफाइल बोल जाती है कि भाई ये आपके एनटीएससी जो स्कॉलर स्टूडेंट है, तो उसका सीधा सा उसको आपकी जो वैल्यू क्या है वो उसको ध्यान में आ जाती है, तो पैसे मिलते हैं। दूसरा आपकी वैल्यू है ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आपकी जो प्रोफाइल है सीवी जो है वो आपका बढ़ जाता है। अब एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, अपने देश की कई, अपने जो इंडिया में है ऐसी कई यूनिवर्सिटीज है, कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो सीधा आपके जो एनटीएससी जो स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन उनका होता है, कहीं भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरी चीज हो गई आपके जो यूनिवर्सिटीज है ना, इन यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। इवन आपके ऑल वर्ल्ड में, है ना, पूरे संसार में भी, यानी आपके कई देशों की जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं, आप सिंगापुर चले जाओ, जापान चले जाओ, कई जगह ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो तो वहाँ पर आपके वर्ल्ड की कई बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर भी आपको सीधा सा डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कोई भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो फायदा आपके स्कॉलरशिप मिलती है वो, और दूसरा फायदा ये है कि आप कहीं भी ऐसी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती है, आपको इंडिया में तो मैनी यूनिवर्सिटीज आपको कितनी सारी है, और वर्ल्ड में भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है आपके एनटीएससी स्कॉलर स्टूडेंट जो होते हैं, या एनटीएससी के फायदे, या एनटीएससी का जो एग्जाम है। फॉर्म हर साल भरे जाते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, आप फॉर्म भरें, जब इसके फॉर्म डिक्लेयर हो उस समय आपके फॉर्म भरें, उसकी तैयारी करें, और आप अगर एनटीएससी स्कॉलर हो जाते हो तो लाइफ में फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी सत्र से अपने जो इसी एनटीएससी बेस्ड पिछले हर साल ही कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था, उससे पिछले कई बच्चे दे भी रहे हैं, तो अपने इस बार है थोड़ा और ज़्यादा इसमें इंक्रीज करके अपन एनटीएससी बेस्ड जो अपनी प्रिपरेशन होगी वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगला जो मेरा वीडियो होगा, जब अपन तैयारी है स्टार्ट करेंगे, उस समय मैं इसके संबंधित आपके इसी रिगार्डिंग आपको है और ज़्यादा जो चीज़ें होगी कैसे अपने को, क्योंकि देखो पहली चीज़ है अपने पढ़ना। जब अपन अपनी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, या अपने शुरुआत का जो मटेरियल है या पढ़ने का तरीका है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम कैसे करना ये अपन बाद में
डिस्कस कर लेंगे। और ये तो क्या है कि लास्ट के 10 दिनों में भी अपन बता देंगे भाई इस हिसाब से आपको है वो सारी चीज़ें करनी है। वो फॉर्म कब भरने हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है, क्योंकि जो क्लासें लगेगी वो इसी के बेस्ट और इसी से अपर लेवल की लगेगी, तो ये तो ऑटोमेटिक अपने एनटीएससी तो कवर हो ही जाएगा और भी अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी कवर उसमें हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें आपके क्लासें स्टार्ट है और उसी क्लास में आपको मैं और ज़्यादा डीपली इसके बारे में या जहाँ कहीं भी आपके कोई क्वेश्चन पुटअप होगा उस समय मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन एनटीएससी में कब आया, कैसे पूछा गया, या और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो अपनी ऑटोमेटिक है वो कवर होती जाएगी। तो इस एनटीएससी से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप है इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा।